लव मैरिज के अंदर मेल के पेरेंट्स को इससे दूर रखा जाए। पेरेंट्स ने तो अपने बच्चे की खुशी के लिए उन्होंने नहीं सेलेक्ट किया है, उन्होंने कोई रिश्ता नहीं बनाया, बच्चे ने किया है। अब अगर उसके बाद में वो दहेज की मांग करता है, कोई दहेज की मांग करता नहीं लव मैरिज के अंदर। नॉर्मली लोग है ना यहाँ बहुत परसेप्शंस बना लेते हैं कि या तो लड़के ने लव मैरिज की ही इसलिए थी कि बाद में मांग लेगा लड़की को देख करके। वो डिफेंस शील्ड अब एक वेपन के रूप में अधिकतर लोगों ने, मैं कहूँगा, इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं उसमें 98% फेक केसेस माने गए 498 के। कितने आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स या मिनिस्टर्स या जो भी एक पावरफुल पोस्ट पे हैं, उनमें से कितने लोगों के खिलाफ ये केस लगा है, और लगा भी है कुछ के खिलाफ, तो कितने लोग अरेस्ट हुए। हमारे दूसरे जो पॉडकास्ट हैं जो हॉरर वाले हैं उसमें रजत जी आते हैं, रजत शर्मा, सुसाइडल, उसके ऊपर वो कहते हैं कि भी जब ये जीवन अपना समाप्त हो जाता है और भूत की या उस दूसरी योनि में चले जाते हैं, जो आत्मा है वो लूप में स्टकअप हो जाती है। तो हमारे ऑडियंस को मिक्स तरह का बेसिकली इंटेलेक्ट भी मिल रहा है, धर्म से रिलेटेड भी चीजें मिल रही है, आर्टिस्ट भी हैं, मोटिवेशन भी है। दैट इज द रीजन कि मुझे लगा कि आप भी राइटर हैं, काउंसलर हैं, और आपने लिखा भी था। आशीष जी, थैंक यू सो मच इतने शॉर्ट नोटिस पे वापस से वाइडकास्ट में आने के लिए। बेसिकली अभी जो सिचुएशन कंट्री में चल रही है, अभी एक रिसेंट सुसाइड हुआ है अतुल सुभाष का, और वो बड़ा दुखद घटना है वैसे। और मुझे एकदम से ध्यान आया कि आपने इस विषय में एक बहुत अच्छी नॉवल, धारा में छिपा भंवर, लगभग 14 साल पहले का तो मुझे ध्यान है, 14 साल पहले, तो मुझे लगा कि व्हाई नॉट कॉल यू एंड इसके बारे में एलोबरेटरी हम लोग डिस्कस करें, ऑडियंस को बताएं कि क्या सही है क्या गलत है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। मतलब अमिताभ जानना चाहते हैं कि जो भी घटना हुई है, मतलब इसके पीछे के क्या कारण है, सही हुआ या गलत, सही हुआ या गलत हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल टू स्टार्ट विद, इस पूरे विषय को देखना पड़ेगा 2 एस्पेक्ट्स पे। एक इसका होता है लीगल एस्पेक्ट, बट सिंस ये एक फैमिली से जुड़ा हुआ इशू है, तो इसका एक सोशल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी देखना पड़ता है, जहाँ तक मुझे समझ में आता है। इसको आप प्योरली लीगल वे में देखेंगे तो बहुत दिक्कत होती है इसके एनालिसिस करने में। लेकिन लॉ जो है वो इमोशंस को नहीं देखता, परसेप्शन को नहीं देखता, वो सिर्फ एविडेंसेस को देखता है। बट कुछ एपिसोड्स ऐसे होते हैं, और पुराने समय में भी कुछ केसेस ऐसे हुए हैं जहाँ पर एविडेंसेस के साथ साथ जुडिशरी ने या कोर्ट ने उसके इमोशनल और परसेप्शन वाले जो एस्पेक्ट्स हैं उसको भी कवर किया, उसको भी कंसीडर किया। तो इस इशू को आइसोलेशन में एनालाइज करना लीगल, प्योरली लीगल फॉर्म में, तो वो थोड़ा सा जस्टिफाइड नहीं होगा। मैं आऊँगा इस पर थोड़ा आगे। जैसे कि दिवंगत अतुल सुभाष जी की बात है, तो डेफिनेटली बहुत ही दुर्घटनापूर्ण चीज़ है, ये दुखद चीज़ है। मगर इस सब को कहते हुए मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये कदम कहीं से भी सही नहीं था। ये मेरी निजी राय है। मैं समझ सकता हूँ कि वो बहुत परेशानी से गुजर रहे होंगे, बहुत द्वंद से गुजर रहे होंगे, बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा, सफोकेटेड हो गए होंगे, लेकिन फिर भी कोई भी लड़ाई हार के तो जीती नहीं जाती, ठीक है। उसके लिए आपको वो एक अलार्म का काम कर सकती है, वो एक सेंसेशन क्रिएट कर सकती है, वो एक ध्यान आकर्षित जरूर कर सकती है सोसाइटी का। सुसाइड तो वैसे भी सॉल्यूशन का भी है नहीं। प्लस सेकेंडली कि वो तो एक तरह से, मुक्ति तो वर्ड गलत होगा, लेकिन फिर भी वो तो चले गए, लेकिन उन्होंने एक तरह से वही घुटन, वही फ्रस्ट्रेशन, वही चीज़ें ट्रांसफ़र कर दी हैं अपनी फैमिली पे, जो उनके बूढ़े माता पिता हैं, उनके जो ब्रदर हैं, जितना भी मैंने थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे जो भी उन्होंने देखा है। तो इस मेरा तो ये मानना है कि समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर वो आपसे जुड़ी हुई है और आपके थ्रू वो संचारित हो रही है आपके परिवारजनों में, तो आपको अपफ्रंट खड़ा होना पड़ेगा, आपको उसको लड़ना पड़ेगा। आप मतलब इससे विमुख होकर के, और जो उन्होंने सुसाइड का कदम उठाया, तो निजी तौर पे मुझे लगता है कि उन्हें फ़ाइट करनी चाहिए थी, उन्हें बीच में इस तरह से हार नहीं माननी चाहिए थी। हालांकि उनका जो कहना है, जो मैंने उनका थोड़ा बहुत वीडियो देखा है, उनका ये कहना है कि ये एक तरह से उनका ये कदम है कि शायद उनको इससे जस्टिस मिल जाएगा, उनका ऐसा मानना था। हालांकि ये आई थिंक उन्होंने अपने फादर से भी जिक्र नहीं किया था, किसी से जिक्र नहीं किया। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि उनके इवन जो फ्रेंड्स थे, साथ में काम करने वाले थे, उन्होंने किसी को भी नहीं बताया, सीधा उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया। एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि मतलब मैं सिर्फ सोच सकता हूँ कि वो कितना अंदर से अंदर अपने आप से लड़ रहे होंगे, क्योंकि जो उन्होंने वीडियो बनाया उस वीडियो के अंदर वो काफ़ी संतुलित दिख रहे हैं। यानी एक दृढ़ता, उनके अंदर वैचारिक दृढ़ता आ चुकी थी कि मुझे यही कदम सही है।
उसकी जगह पर यदि वो थोड़ा सा पॉजिटिव सराउंडिंग में होते, कुछ लोगों से चर्चा करते, तो वो शायद रास्ता निकल सकता था। लेकिन उनके जो दिमाग में ये चीज़ आ गई थी कि ये ही एक रास्ता है जिससे उन्हें न्याय मिलेगा, और यहीं पे सबसे बड़ी गलती उनकी है, जहाँ तक मैं मानता हूँ। रीज़न क्या है कि उनका ये सोचना है कि उन्होंने जितने भी एक नोट लिखे हैं 23-24 पेज के और वीडियो जो बनाया है, उसको एक तरह से बिफोर डेथ जो होता है, एक डेथ स्टेटमेंट माना जाता है, जो कि कंसिडर किया जाता है, क्योंकि एक माना जाता है कि मरता हुआ व्यक्ति झूठ नहीं बोलता। लेकिन मुझे कोई ऐसा प्रकरण याद नहीं आता है, कम से कम मेरी नॉलेज में तो नहीं है, कि आज तक किसी को भी सुसाइड के लिए उकसाने के इल्ज़ाम में कोई सजा हुई हो सकता है हुई हो तो मेरी निगाह में नहीं है, हुई भी होगी तो बहुत कम होगी। लॉज बने हुए हैं, पर बने हुए हैं, लेकिन उसके लॉज देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसका ये कहना है कि तभी माना जाएगा दोषी कि अगर कोई फंदा लगा रहा है तो फंदा सामने वाला लाके दे रहा है या वो फंदा बना रहा है। ओके। अगर कोई अपने आप को आग जला रहा है तो वो आग मतलब कैरोसिन या पेट्रोल जो है वो व्यक्ति लेके आके उसको दे रहा है कि लो तुम अपने आप को आग लगा लो। ओके। कोई अगर जहर खा रहा है तो उसकी शीशी वो ला करके दे रहा है। अगर ये प्रमाणित होता है तभी ये माना जाएगा, जबकि इनके केस में तो ऐसा कोई था ही नहीं, ये अपने रूम में अकेले थे। इनफैक्ट किसी भी केस में ऐसा शायद ही होता हो। हाँ, वो बहुत सिचुएशंस ऐसी क्रिएट होती है तो आदमी अगर होता है कि भी मेरे को एक कदम उठाना है। इसीलिए मैंने कहा था कि इसको सिर्फ लीगल एंगल से देखना तो जस्टिफाई नहीं हो पाएगा, न्याय नहीं हो पाएगा। दूसरा जो उसको सबसे बड़ा जो तकलीफ थी, वो तकलीफ थी उसको उसके बच्चे से न मिलने देना। ठीक है ना, यहाँ पर भी एक जुडिशरी को या कोर्ट को ये कंसिडर करना चाहिए कि जब वो उसका भरण पोषण दे रहा था 80,000 रुपीज़, मुझे पता चला जो कि अनरीजनेबल माना गया है। आई थिंक 40 था, 40,000 उसके बच्चे के लिए था भरण पोषण के लिए, 40,000 वाइफ के लिए था। ओके। तो टोटल इट वाज 80,000, जबकि सैलरी उतनी थी शायद 84, कोई बोलता था 84,000 थी पर मंथ, कोई कहता है 60 लाख एनम का। सवाल ये नहीं है कि आप कितना कमा रहे हो, जितना भी आप दे रहे हो क्या वो जस्टिफाई है या नहीं है। तो जैसा कि लोग बोलते हैं जौनपुर वाली जगह में एक बच्चे के लिए, 2 साल के बच्चे के लिए अगर 40,000 रुपये बहुत ज़्यादा बड़ी रकम है। किन एस्पेक्ट्स पे दी गई, किन पैरामीटर्स पे दी गई, ये भी अगेन डिबेटेबल है। इसमें जो एक तो ये पक्ष हो गया जो मैं एक वैचारिक रूप से एक व्यक्ति की सोच को लेकर के जो मैंने अपनी बातें रखी, जो मेरी निजी राय थी दिवंगत अतुल सुभाष जी के लिए। अब मैं आना चाहूँगा सिस्टम के ऊपर। मैं बहुत ही संतुष्ट नहीं हूँ निजी तौर पे जो एक्शन लिए गए। जो मैंने पढ़ा है उनकी जो डेथ स्टेटमेंट है उसके अंदर उन्होंने 6 लोगों को एक्यूज बनाया है। ओके। और सरप्राइजिंगली फर्स्ट जो एक्यूज्ड है वो उन्होंने कोई जज साहिबा है रीता कौशिक नाम की, जौनपुर की फैमिली कोर्ट की, उनको उन्होंने पहला एक्यूज्ड बनाया है। दूसरा एक्यूज उन्होंने अपनी वाइफ को बनाया है। तीसरा उन्होंने अपनी सास को बनाया। चौथा उन्होंने अपने जो ब्रदर इन लॉ हैं उनको बनाया। पांचवा उन्होंने अपने चाचा को बनाया। और छठा जो कोर्ट के अंदर पेशकार था, जो जज के पास में बैठते हैं, जो तारीखें देते हैं, अच्छा, उनको भी बनाया। अब कायदा जो होता है, फॉर एग्जाम्पल पुलिस ने एक्शन लिया है, वो गए हैं उनके घर पे, उन्होंने नोटिस चिपकाया है। लेकिन मेरा मानना, मेरा ये सोचना है कि एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 2 जज साहिबा से पूछताछ ना तो पुलिस कर सकती है, ना करने की हिम्मत रखेगी मेरे ख्याल से। एक तो ये फ्लॉ इसके अंदर है कि क्यों नहीं पुलिस ने उन्हें एक नोटिस दिया या प्रयास किया उनसे उनका पक्ष जाने की। मैं ये नहीं कह रहा कि अतुल सुभाष ने जो भी उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं वो सही है या गलत है, वो एक सेकेंडरी मैटर है। बट प्राइमा फेसी जो एक ड्यूटी बनती है या कायदा जो कहता है कि जो एक्यूज नंबर 1 है और एक्यूज नंबर 2 है, जिस वरीयता के अंदर, वो तो स्टेटमेंट उसका रिटन वीडियो स्टेटमेंट भी है, एग्जैक्टली, तो उसको जुटलाया नहीं जा सकता। और अगर उन्होंने झूठ बोला भी है तो कम से कम उसकी जांच तो होनी चाहिए, और जांच उसी क्रम में होनी चाहिए जिस क्रम में आरोपी निश्चित किए गए। तो एक तो अभी तक मेरी जानकारी में नहीं है कि उन्होंने जज साहिबा को, पुलिस ने, कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कोई इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश किया, कोई पूछताछ की है। मगर ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक, चूंकि सोशल मीडिया पे इतना सारा फैल गया है ये चीज़, डिससेटिस्फैक्शन है अक्रॉस द कंट्री, डिसअपॉइंटमेंट है लोगों के अंदर, तो एक बैलेंसिंग एक्ट है सिस्टम की तरफ से या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से, एक बैलेंसिंग एक्ट है कि देखो हम ये तो कर रहे हैं, जिससे कि एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा टाइमिंग थोड़ा सा लोगों को लगे कि हाँ न्याय हो नहीं रहा है, न्याय होता हुआ दिख रहा है। मतलब जो कोशिश है वो न्याय करते हुए दिखाने की चेष्टा की जा रही है। अब जैसे जुडिशरी पे भी बात आती है, लोग कहते हैं कि हाँ
वो उन्होंने 5 लाख रुपए मांगे उनसे ब्राइब के, तो वो एक बंद कमरे में मांगे गए। अब इसका कोई पुष्टि नहीं कर सकता कि क्या ये सच है या गलत है। पर मेरा ये मानना है कि अगर कोई जज किसी आम आदमी के ऊपर ये आरोप लगाए कि इसने उसे 5 लाख रुपए रिश्वत देने की कोशिश की थी, तो क्या इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का यही रुख रहेगा उस व्यक्ति के प्रति? नहीं, वो तुरंत जाएंगे। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, कि अगर एक जज साहिबा कहती हैं या कोई भी ये कहता है किसी अच्छे पद पे बैठा हुआ, तो उसकी बात पे एक्शन होगा और एक आम आदमी की बात पर एक्शन नहीं होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। सिस्टम जो है एक्चुअली इस लॉ को भी जो बनाया गया 498A जो बना था, जिस पे ये मेरा नावल था धारा में छिपा भंवर, यानी इस धारा में जो भंवर छिपे हुए हैं, अगर देखा जाए तो एक्चुअली इसको बनाने की ज़रूरत तब पड़ी थी जब बहुत सारी घटनाएं हिंदुस्तान में हो रही थी बहुओं को जलाने की। तो एक तरह से महिलाओं को सुरक्षा कवच देने के लिए एज ए डिफेंस शील्ड, कि अगर कल को किसी के साथ ऐसा होता है तो वो इसका उपयोग करके इससे बच सकती है, इस नियत से इस कानून की स्थापना हुई थी। उसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ है कि वो डिफेंस शील्ड अब एक वेपन के रूप में कुछ लोगों ने, या अधिकतर लोगों ने मैं कहूँगा, इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं उसमें 98% फेक केसेस माने गए हैं 498 के। 98% फेक केसेस बताया गया है ना। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक रिवॉल्वर आपको आत्मरक्षा के लिए मिली है, सेल्फ डिफेंस के लिए आपको उसका लाइसेंस मिला है, और आपने उससे किसी का मर्डर कर दिया, तो क्या आप पे 302 के तहत मुकदमा नहीं लगेगा? लगेगा। मगर यहाँ ऐसा नहीं है। यानी अगर ये पाया जाता है कि दुरुपयोग हुआ भी है तो बस उस केस को डिसमिस कर दिया जाता है, पुरुष को बरी कर दिया जाता है, स्त्री के खिलाफ कोई कार्रवाई वहां पर ऐसे नहीं है कि कार्रवाई होनी चाहिए। एक छोटा सा उन्होंने बना रखा है कि अगर इन्वेस्टिगेशन टीम चाहे तो शायद 182 है वो उस पर केस कर सकती है, लेकिन कोई करता नहीं है। अगर इसको कंपलसरी किया जाए, देखिए मैं फॉर एग्जांपल आपके ऊपर 498 लगा, या तो आप दोषी हैं या आप निर्दोष हैं। अगर आप दोषी हैं तो डेफिनेटली आपको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि आपने गलत किया, आपने प्रताड़ित किया किसी महिला को, तो आपको सजा मिलनी चाहिए। और जो सजा आज की डेट में है, मैं कहता हूँ उससे दुगनी सजा हो जानी चाहिए, उम्र कैद कर दो। लेकिन ये पता चलने पर कि आप के ऊपर वो निर्दोष है, तो एक सजा का प्रावधान आपके काउंटर पार्ट पे भी होना चाहिए। न सिर्फ उस पे होना चाहिए, बल्कि वो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और ये कंपलसरी कर देना चाहिए। तो अभी है तो सही, वैसे लॉ में नहीं है। लॉ में बहुत डाइल्यूट वे में है कि अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चाहे तो वो जिसने केस किया था, जो झूठा केस लगाया था, उसके खिलाफ वो कार्रवाई कर सकती है। लेकिन नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, और ना कोई करता है। मुझे एक भी उदाहरण मेरी नज़र में तो नहीं है कि ऐसा हुआ है। तो आपने तो एक व्यक्ति को खुला छोड़ दिया कुछ भी करने के लिए, हद से हद क्या होगा, उसे वो चीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन उसे तो सजा नहीं होगी। तो ये जो लॉ के फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर देख करके किया जाता है। होना ये चाहिए कि सबके लिए एक समान अधिकार होना चाहिए। कितने IAS IPS ऑफिसर्स या मिनिस्टर्स या जो भी एक पावरफुल पोस्ट पे हैं, उनमें से कितने लोगों के खिलाफ ये केस लगा है, और लगा भी है कुछ के खिलाफ, तो कितने लोग अरेस्ट हुए हैं आप उंगलियों पे भी नहीं गिन पाएंगे, ना के बराबर है। लेकिन वही एक कॉमन मैन के खिलाफ जब ये होता है, उनके खिलाफ जब केस लगेगा तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहती है हम जांच कर रहे हैं, और जांच करने के बाद अगर सही पाया गया तो हम गिरफ्तार करेंगे। और कॉमन मैन के लिए क्या होता है, हम पहले गिरफ्तार कर रहे हैं, उसके बाद हम जांच करेंगे, मतलब एडजस्टमेंट्स। और तो ये इसमें लॉ का प्रॉब्लम नहीं है, इसमें उसको जो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं उनका प्रॉब्लम है। रीजन कि आपको एक सॉफ्ट टारगेट मिल गया, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को एक सॉफ्ट टारगेट मिल गया, आप उसको थ्रेट करोगे, आप उससे पैसे मांगोगे, वकील को एक सॉफ्ट टारगेट मिल गया है, जुडिशरी अगर इन्वॉल्व होती है इसके अंदर तो उनके लिए भी एक व्यक्ति है, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास डिफेंस करने के लिए कुछ भी नहीं है, या है भी तो रास्ता काफ़ी लंबा है। तो एक तरह की इनडायरेक्ट ब्लैकमेलिंग हर स्टेज पे होती है। तो ये एक प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें आप इसको सिर्फ अगर लॉ के हिसाब से देखेंगे, लीगल वे में ही देखेंगे, प्योरली आइसोलेशन में, तो इसका सॉल्यूशन कभी नहीं निकल पाएगा। दिवंगत अतुल सुभाष न तो पहले व्यक्ति हैं ऐसा करने वाले, और ना आखिरी व्यक्ति होंगे ऐसा करने वाले। बिल्कुल। अगर आपको इसको देखना है तो आपको इसके लॉ के जो पक्ष है उसके साथ साथ जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं, जो उसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, और भी कई ऐसे सर्कमस्टांशियल चीज़ें हैं जो कि बहुत साफ इशारा करती हैं
कि कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है, उसके आधार पे जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे लॉ को, तब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी, इसका कोई अंत नहीं होने वाला। सिंप्लीफाइड वे में एक ओवरव्यू नज़रिए से अगर देखें तो अतुल सुभाष अगर बात कर लेते, ओपन अप होते, तो सोल्यूशन जरूर निकलता। ऐसा देखिए होता ये है कि लड़ाई तो उनको खुद ही लड़नी पड़ती, डिप्रेशन से तो बाहर आते थे। हाँ एग्जैक्टली, कुछ रास्ता मिलता, कुछ सजेशन मिलते, उससे उनकी हिम्मत बनती है। ऑफिस में कॉन्फिडेंस में लेते लोगों को, अपने सीनियर्स को कॉन्फिडेंस में लेते, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्फिडेंस में लेते, और हाई कोर्ट में जाते, जो भी उनको ये एलुमनाई क्या 125 में जो 80,000 रुपीज़ पर मंथ का उसको चैलेंज करते हैं। हालांकि इसमें टाइम लगता है, इट इज़ नॉट दैट ईजी कोर्ट के अंदर, मतलब। और मैंने अपने उस नॉवल के अंदर भी 5 सजेशंस दिए थे। कौन कौन से थे वो? हाँ, उस सजेशन में पहला तो समय, ओके, इट शुड बी टाइम बाउंड। भाई हस्बैंड गलत है या वाइफ गलत है, ये कोई इंटरनेशनल मामला तो है नहीं जिसमें आपको बहुत सारी एविडेंसेस की जरूरत पड़ेगी। अगर आप एक फास्ट ट्रैक में इस चीज़ को चलाएं, तो अगर 6 मंथ से 1 साल आप फिक्स कर दें कि इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो 1 साल आदमी फिर भी बर्दाश्त कर लेता है, चाहे औरत है या आदमी है, जो भी। देखिए इसमें क्या होता है, जो बेकसूर होता है वो तो परेशान होता है, और जो कसूरवार होता है वो एंजॉय करता है इस प्रोसेस को। तो इसलिए इस प्रोसेस को टाइम बाउंड अगर कर दिया जाए, सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट है टाइम, कि इसको मैक्सिमम 1 साल तक के अंदर आपको डिसीजन देना ही देना है। सेकंड, अगर जो भी दोषी ठहराया जाता है, पुरुष है या स्त्री इस प्रोसेस में, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उसको आप ऐसे नहीं छोड़ सकते कि ठीक है वो निर्दोष निकला तब आप जाइए। थर्ड, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स है जिन्होंने वो चार्जशीट बनाई है, जिसमें उन्होंने चार्ज फ्रेम किए हैं बेकसूर के खिलाफ, अगर वो बेकसूर साबित हो जाता है तो उनकी भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। मतलब उनको भी सेम जो अगर बना मेल सही है और फीमेल गलत है, और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने फीमेल का साथ दिया है। 14 साल पहले आपने लिख दिया। हाँ, ये 3 सजेशन। चौथा सजेशन एक और था कि लव मैरिज के अंदर, इन केस ऑफ लव मैरिज, मेल के पेरेंट्स को इससे दूर रखा जाए। ओके, भाई लव मैरिज है, उसने तो अपने पेरेंट्स ने तो अपने बच्चे की खुशी के लिए, उन्होंने नहीं सेलेक्ट किया, उन्होंने कोई रिश्ता नहीं बनाया, बच्चे ने किया है। अब अगर उसके बाद में वो दहेज की मांग करता है, ऐसा हो सकता है कि वो कोई दहेज की मांग करता नहीं लव मैरिज के अंदर नॉर्मली, लेकिन अब कह सकते हैं लोग कि भाई लव कम अरेंज हो गई। देखिए लोग है ना, यहाँ बहुत परसेप्शंस बना लेते हैं कि सर लव मैरिज थी, लेकिन बाद में या तो लड़के ने लव मैरिज की ही इसलिए थी कि बाद में मांग लेगा लड़की को देख करके, या पेरेंट्स ने भी इसलिए इसको इजाजत दे दी थी कि बाद में मांग लेंगे। तो उस केस में जब अगर ये केस ऐसा होता है, नहीं लव मैरिज के अंदर भी हम सबको अकाउंटेबल मानेंगे, तो जब अगर निर्दोष साबित होता है वो लड़का, तो फिर उस लड़की के साथ साथ उस लड़की के पेरेंट्स को भी अकाउंटेबल बनाना चाहिए। अगर एक मेल को उसके पेरेंट्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं गलत काम के लिए, तो जब वो निर्दोष साबित हो सकता है, तो क्यों ना माना जाए कि जो लड़की के पेरेंट्स हैं वो भी इसके अंदर शामिल थे। करेक्ट है ना। तो बेसिकली, और सबसे लास्ट जो जहां मैं बात कर रहा हूँ परसेप्शन की और एक सोशल एस्पेक्ट की, या एक जिसको कह सकते हैं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की, दोनों में से जो भी दोषी साबित होता है, बच्चे की कस्टडी उससे ले ली जाए। ओके, सिंपल है। अगर किसी महिला ने किसी पुरुष के अगेंस्ट गलत इल्जाम लगाया है और बाद में प्रूव होता है कि पुरुष निर्दोष था, तो बच्चे की कस्टडी पुरुष को मिल जानी चाहिए। लेकिन बच्चा अगर छोटा है, उसके इसमें तो माँ के अधिकार भी तो देखिए, नहीं, मैं यहाँ थोड़ी सा निजी तौर पे इसको नहीं मानता, क्योंकि अगर किसी महिला ने अपने छोटे बच्चे के होते हुए भी उसके पिता और अपने पति पे किसी दुर्भावना से इल्जाम लगाए हैं, तो उस बच्चे के अंदर क्या वैल्यूज देगी? पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ सिर्फ हो सकता है पुरुष गलत हो, अगर पुरुष गलत है तो उससे कस्टडी ले लेनी चाहिए। ऐसे भी बहुत केसेस होंगे सर, जो पावरफुल लोग हैं, तो वो क्या करते हैं, उनकी यहाँ पर अगर पावरफुल हैं तो उनके पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं कर सकती, तो वहाँ लड़कियाँ, औरतें सफ़र करती हैं। कई औरतों को छोड़ दिया जाता है, लेकिन बच्चे को रख लिया जाता है। तो ये दोनों तरफ से है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष के साथ गलत होता है। यहाँ सिर्फ सीधा सीधा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, जो पावर वाला है वो बिल्कुल सेफ है, उसके साथ कुछ नहीं होगा, और जो कॉमन मैन है उसके साथ ये सारी चीज़ होंगी। तो ये 5 चीज़ अगर हो जाएंगी, टाइम फ्रेम निश्चित हो जाए 1 साल, लड़की की अकाउंटेबिलिटी फिक्स, लड़की या लड़का जो भी गलत होता है उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाए जिसने फेक केस किया है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाए। लव मैरिज के केसेस में या तो पेरेंट्स को अलग कर दीजिए, या फिर दोनों के पेरेंट्स को इन्वॉल्व करिए, और बच्चे की कस्टडी
जो भी निर्दोष है उसको दे दी जाए। अगर ये 5 काम कर लेते हैं तो इस पे काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन इसको अगर आप सिर्फ आइसोलेशन में देखेंगे, सिर्फ लीगल टर्म्स पे, कुछ नहीं होगा। और मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, आप भी ये देख लीजिएगा, मैं लिख के दे सकता हूँ, आई कैन गिव इट यू इन राइटिंग, कि दिवंगत अतुल सुभाष ने ये कहा है कि मेरी अस्थियों को गटर में बहा दिया जाए अगर मुझे न्याय नहीं मिलता तो। उनके सुसाइड करने की वजह से तो इन 5-6 के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होने वाली। सुसाइड के लिए उकसाना सर वो स्टैब्लिश नहीं कर पाए। तो जो मेन पर्पस था उनका, जो बेसिक पर्पस था कि मेरे को न्याय मिले, तो उनकी सुसाइड करने से अगर उनको लगता है कि ये सुसाइड के उकसाने की जुर्म में ये लोग अरेस्ट हो जाएंगे, वैसा कुछ नहीं होगा। एक आध बार के लिए अरेस्ट हो भी जाए तो छूट जाएंगे वो, मतलब उन पे चार्ज फ्रेम नहीं हो पाएंगे। मेन तो है कि उस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करते, वो इम्पोर्टेंट बात है। देखिए सर, सिंपल सी बात यह है कि जो नारियल है वो अंदर से कैसा निकलेगा यू नेवर नो। ठीक है, कई बार नारियल खराब भी निकल जाता है, चाहे वो पुरुष के बारे में बोले या चाहे स्त्री के बारे में बोले। आपकी जो आपकी अपेक्षाएं उसके अनुरूप नहीं होता है। तो या तो सबसे पहले अच्छी बात ये होती है कि दोनों समझदार होकर के बैठ करके अलग हो जाएं। लेकिन जब अगर इतनी समझदारी होती तो ये सब चीज़ें होती नहीं समाज में। और ये सब कुछ जो किया जाता है ये पूरा प्लान किया जाता है, मतलब या तो कोई ना कोई तो इन्फ्लुएंस करता ही है। एग्जैक्टली अगर महिला ऐसी नहीं भी होगी तो उसको उसके फ्रेंड्स या उसकी फैमिली, कोई एडवोकेट, लॉयर, है ना। अब ये इवन इसी के केस में इन्होंने, देखिए 3 जो केसेस होते हैं केस में, ये तो होते ही होते हैं। 498A के साथ में 2 कॉम्प्लीमेंट्री आते हैं, एक 125 भरण पोषण और एक घरेलू हिंसा जो धारा 12 होती है। तो ये 3 केसेस तो लगते ही लगते हैं, चाहे हिंसा हुई नहीं हो। हाँ, ये मतलब हाँ, मान लिया जाता है कि हिंसा 498 लगेगा तो ये तो 2 कॉम्प्लीमेंट्री साथ में आएंगे। इन्होंने क्या किया था, इस महिला ने 2 केसेस और लगाए थे। ओके, बल्कि 3 लगाए थे। पहले इन्होंने डिवोर्स भी लगा दिया था, लेकिन बाद में इनको लगा कि इन्होंने डिवोर्स लगाया तो इनका 498 वीक पड़ जाएगा। तो इन्होंने बोला कि नहीं, मेरे को डिवोर्स केस वापस लेना है, क्योंकि वकील ने मेरे से जबरदस्ती साइन, मतलब ऐसे साइन करा लिए थे, मेरी नॉलेज में नहीं था, जबकि वो पढ़ी लिखी है, कोई ऐसे थोड़ी बिना डिवोर्स के पेपर से साइन कर देगा। तो इन्होंने उसको केस को विड्रॉ किया था। फिर उन्हें लगाया था कि मेरे फादर को शॉक लगा जब दहेज मांगा गया तो उनको हार्ट अटैक से डेथ हो गई, जबकि उनके फादर की काफ़ी पहले से इलाज चल रहा था, मीडिया में सारा है। हाँ, फिर उन्होंने लगाया था एक अननेचुरल सेक्स का 377 का। वो जस्ट और वो मतलब ये क्या फ्रेम किए जा रहे हैं चार्जेस कि कैसे करके इसको अरेस्ट किया जाए, इसके ऊपर एक प्रेशर बनाया जाए। और यही हुआ, वो प्रेशर झेल नहीं पाया, बैक टू बैक उसके ऊपर केसेस लगते गए। फिर जुडिशरी से भी उसको जब ये 40 + 40 80,000 का लगा, तो वहाँ उसका एक जो एक कॉन्फिडेंस था। अल्टीमेटली सबको क्या होता है, कोर्ट पे भरोसा होता है कि अल्टीमेटली कोर्ट में तो फैसला होगा हमारा। लेकिन जब कोर्ट से उसको एक अनरीजनेबल, मतलब एक तरह का वो पेनल्टी लगी उसको, मैं आज भी ये नहीं कह रहा हूँ जुडिशरी की विजडम के ऊपर वी कैन नॉट क्वेश्चन, बट ये फिर भी एक मतलब एक इन्वेस्टिगेशन का विषय तो आता है, मन में ख्याल तो आता है कि मोहम्मद शमी इतने बड़े क्रिकेटर हैं, करोड़ों कमाते हैं, है ना। उन्होंने कंपनसेशन उनका 50,000 मुकर्रर किया गया था, ये बेचारा इसको 80,000। तो ये इस तरह से कैसे है ये डिफरेंस। तो बट अगेन मैं फिर ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ें अब ये ठीक है, मीडिया को सेंसेशन चाहिए, ठीक है, ये सोशल मीडिया पे हो गया तो अभी आप सारे चैनल्स पे देख रहे हैं, 5-7-10 दिन ये चलेगा और उसके बाद में सारी चीज़। और इससे पहले भी पता नहीं कितने लोग केस कर चुके हैं सुसाइड, जिनका कभी मीडिया में जिक्र नहीं आया तो वो हाईलाइट नहीं हुआ, इनका हो गया। मगर मेरा फिर भी आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से सबको यही कहना है कि जो भी इस हालात से गुजर रहे हैं या लगता है कि गुजरने वाले हो सकते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस ऐसा नहीं होता कि एक दिन में हो जाता है, किसी के साथ भी हो सकता है। हाँ, किसी के साथ भी हो सकता है। और कई लोग तो इसके होने की संभावना के तहत जी रहे होते हैं कि कब होगा, एक वो भी भय होता है। हाँ, प्यार अगर कम है, रिलेशनशिप इतनी स्ट्रांग नहीं है, कब होगा। और मतलब ये एकदम से नहीं होता है, धीरे धीरे पता चलने लगता है। उस समय अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग करें, अपने आप को थोड़ा क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव सराउंडिंग में रखें, पॉजिटिव सोचें। अपने आप के जीवन को ख़त्म करना, आपने तो ख़त्म कर दिया, लेकिन एक तरह से वो आपने पूरा लोड जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया अपने पेरेंट्स के ऊपर, तो वो नहीं करना है। मेरा एंड ऑफ द पॉडकास्ट यही एक सवाल है, क्या कहीं ऐसा लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट के चक्कर में एजुकेशन या कुछ उनको खुद ज़्यादा कुछ लगने लग गया है लेडीज़ लोगों को? देखिए क्या मतलब ज़्यादा एजुकेशन से कुछ ज़्यादा
ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है जो बाकी रिलेशंस को वो संभाल नहीं पाती या अपने आप को सुपीरियर सर मेरा ऐसा समझती नहीं है? मानना है। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कहना चाह रहे हो कि जो लोग कहते हैं कि महिलाओं को अगर पढ़ा दोगे लिखा दोगे तो वो नहीं, मेरा एक वैसे ही एक वो था, मतलब आई जस्ट वांट टू आस्क फ्रॉम यू बेसिकली आपका क्या ओपिनियन है इसमें? नहीं सर, मेरा हमेशा से मानना है कि चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, आदमी और औरत के हिसाब से, फितरत के हिसाब से सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। आप पढ़े लिखे हो या नहीं पढ़े लिखे हो, आपकी फितरत कैसी है। अगर आपकी फितरत जो है वो एंटी सोशल है, असामाजिक टाइप की है, तो आप कितना भी अच्छा पढ़ लें, कहीं भी पहुंच जाएं, आपकी फितरत वही रहेगी, आप वही काम करोगे। ये एक चीज तो फितरत आप बता रहे हो, वो तो खैर दूसरा जो एम्पावरमेंट की जब बात कर रहे हैं, आपको मैं ये और बता देता हूँ, क्योंकि जब मैंने काउंसलिंग शुरू की थी, उस काउंसलिंग के बाद मेरे पास काफ़ी केसेस आए थे, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो, ऐसी बहुत सी महिलाएं थी जो पछता रही थी ये एक्ट करने के बाद। उस समय उनको नहीं समझ में आया, उस समय तो उनको भाई के कहने पे, पिता के कहने पे, वकीलों के कहने पे, फ्रेंड्स के कहने पे, उन्होंने उस समय एक ठीक है डिसएग्रीमेंट हुआ था, बाद में उन्होंने रियलाइज़ किया कि हम बहुत प्यार से भी अलग हो सकते थे। इवन मैं एक को जानता हूँ, नागपुर में मैं गया था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे को बुलाया गया था इसकी, तो जब मेरा नॉवल रिलीज़ हुआ था धारा मिर्ची बाबा, तो सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन के है, इनका एक ग्रुप है, तो उन्होंने मेरे को इन्वाइट किया था उस समय। वहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग केस था, एक हस्बैंड वाइफ ने करीबन वो 20 साल रहे साथ में, फिर उन्होंने डिवोर्स हो गया उनका, बड़े 20 साल के बाद। हाँ, उन्होंने बड़ा म्यूचुअली डिवोर्स लिया और प्यार से लिया। 3 साल बाद दोनों फिर वापस साथ हो गए। ओके, पर कहा शादी नहीं करेंगे, साथ रहेंगे, दे आर लिविंग टुगेदर। तो चीज़ों को एंड करने का भी एक तरीका है। तो बहुत सारी महिलाएं जो हैं, फीमेल्स जो हैं, वो उकसाने में आकर के वो कदम उठा लेती है। ज्यादातर मुझे लगता है कि इन्फ्लुएंस, किसी के इन्फ्लुएंस में होकर ही ये हो रहा है। एग्जैक्टली। और जहाँ इन्फ्लुएंस जब आ जाता है, तो इसका मतलब ये कि आपने अपने थॉट पे किसी को और को हावी होने दिया है, वहीं आप गलती कर जाते हो। एंड सबसे पहले तो इंसान को खुद से पूछना चाहिए, बिकॉज हिंदुस्तान में, इंडिया के अंदर है, मैरिज जो है वो एक दो व्यक्तियों के बीच में नहीं होती, दो फैमिलीज के बीच में होती है। तो बहुत सारी चीज़ें स्टेक के ऊपर है ना। तो जब बहुत सारी चीज़ें स्टेक पे हैं, तो वहाँ ये, अब जैसे ये कहा जाता है कि एक पुरुष को आप शिक्षित करोगे तो एक पुरुष को ही करोगे, और एक महिला को करोगे तो आप पूरे परिवार को शिक्षित करोगे, क्योंकि वो सारे परिवार को, बच्चों को भी करती है। लेकिन अब वही महिला अगर उसकी फितरत ऐसी है, तो वो पूरा परिवार खराब होगा, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। तो वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, लेकिन फीमेल्स को भी दे नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर ये चीज़ें एक गलत भावना से या किसी के उकसाने पे आके किया है, तो सफ़र आप भी करोगे। आज नहीं करोगे, लेटर ऑन आप करोगे। और ऐसा किया है, कई फीमेल्स को मैं जानता हूँ जो आज रिग्रेट करती हैं कि उनको ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। तो इस चीज़ को, जैसे एक तो ये हुआ कि इस डिप्रेशन से या इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए, एक तो दोस्त लोगों की और अपने नियर एंड डियर वंस। सर नहीं, मैं यहाँ पे दोस्त की भी जरूरी नहीं है। देखो, जो चीज़ आपको हेल्प कर सके, एनीथिंग जो आपको उस चीज़ से अलग ले जा करके और आपको इम्पोर्टेंट बनाए, आपको लगे कि आप कुछ मीनिंगफुल कर रहे हो, यानी कोई भी ऐसी चीज़, आप पोएट्री लिख सकते हो, आप ड्राइंग बना सकते हो, आप कुछ लिख सकते हो, या कुछ भी आप ऐसा कंस्ट्रक्टिव, आप जिम ज्वाइन कर सकते हो, मतलब एनी समथिंग जो कि आपका ध्यान वहाँ से हटा के कम हो। हाँ, यानी आपको लगने लगे कि नहीं, आप वो एक जीवन में आपकी गलत चीज़ चल रही है, लेकिन साथ में आपने एक अच्छी चीज़ भी एक पकड़ ली है, आपको उसके ऊपर फोकस करना है। वैसे ये अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, भक्ति मार्ग भी तो एक वो चीज़ हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कई बार क्या होता है, अब जैसे इतने काम करने वाले जो लोग होते हैं, ये 9 to 5 वाले जो जॉब्स हैं, और अपने शहर छोड़ के किसी दूसरे स्टेट में जाके काम कर रहा है, तो वो भी तो एक होता है। लेकिन वो शायद आदमियों के संस्कारों में नहीं है, मंदिर जाना और करना। सर मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, मतलब मंदिर तो अपने अंदर ही है। नहीं, वो तो है ही। हाँ, मेरा मानना है भक्ति मार्ग बिल्कुल सही कह रहे हैं। भक्ति का मतलब क्या होता है? भक्ति का मतलब होता है कि अपने आप से मिलना। नहीं, वो उसके लिए अलग एक अपन वो करेंगे। हाँ, तो लेकिन इन जनरल ओपिनियन कि भाई कोई मंदिर में जाए, वो पॉजिटिव एरिया में जाके बैठे। सर देखिए, ये डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अपना सनातन अपने को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। कोई भी चीज जो आपको उस चीज से, उस परेशानी से अलग ले जा करके रिलीफ दे रही है, गो फॉर इट। वेदर इट इज भक्ति, चाहे राइटिंग है, चाहे आप ड्राइंग कर रहे हो, या आप कहीं घूमने जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, एनीथिंग यू कैन डू।
मतलब सॉल्यूशंस है, अगर आदमी पॉजिटिव रहना चाहे तो सुसाइड की सिचुएशन तो नहीं पैदा होनी चाहिए। सर देखो, अगर हम इस मुद्दे की, इशू की बात करते हुए सुसाइड तक जाते हैं तो दो ही चीज़ें हैं कि आपको दो जगह से रिलीफ मिल सकता है, या तो सिस्टम से या आपको अपने आप से। आपको दो में से, अगर आपको सिस्टम से मिल रहा है, ऐसा भी है कि कुछ लोगों को न्याय मिला है। नहीं होगा, न्यायालय बना है तो न्याय तो मिलता ही है, मिलता ही है। और बहुत कम समय में मिल गया है। उसमें फायदा, मतलब उसमें जो समझदारी की बात ये थी कि जो सामने वाले थे उनको भी बहुत जल्दी समझ में आ गया, दोनों पक्षों को समझ में आ गया, और उन्होंने थोड़े दिन फाइट किया, उसके बाद दोनों को समझ में आ गया, उन्होंने अपने आप को समझौता करके अलग हो गए। तो सिस्टम या तो आपको न्याय देगा, या फिर आपको जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक आपको किसी ना किसी कंस्ट्रक्टिव थॉट प्रोसेस के साथ रहना होगा, फाइट करने के लिए। सुसाइड करना तो एस्केपिज्म है, पलायनवादिता है। आप पलायन कर गए हो, आपने रण छोड़ दिया है। हमारे दूसरे जो पॉडकास्ट हैं जो हॉरर वाले हैं, उसमें रजत जी आते हैं, रजत शर्मा, उनके ऊपर सुसाइटल, उसके ऊपर वो कहते हैं कि भी ये योनि से, मतलब जब ये जीवन अपना समाप्त हो जाता है और भूत की या उस दूसरी योनि में चले जाते हैं, तो दैट बिकम्स इन ए लूप, दैट जो आत्मा है वो लूप में स्टकअप हो जाती है। खैर मेरा इसमें हमलोग ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो हमारे ऑडियंस को मिक्स तरह का बेसिकली इंटेलेक्ट भी मिल रहा है, धर्म से रिलेटेड भी चीज़ें मिल रही है, और अलग अलग मतलब आर्टिस्ट भी हैं, मोटिवेशन भी है। हाँ, मैं देखा आपके पॉडकास्ट वगैरह देखता रहता हूँ। हाँ, दैट इज द रीजन कि मुझे लगा कि आप भी राइटर हैं, काउंसलर हैं, और आपने लिखा भी था इस पे बुलाने। अब देखिए ना, मैंने 14 साल पहले इन चीज़ों को लिखा है और आज भी चीज़ें वहीं की वहीं हैं। मैं एक भी चीज़ का इसमें डिफरेंस नहीं देख रहा हूँ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के बहुत इस पे आ चुके हैं, लीगल टेररिज्म बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। इवन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि आप लोग बिना जानकारी के अरेस्ट नहीं करेंगे, डिप्टी लेवल के व्यक्ति से नीचे को व्यक्ति अरेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसको फॉलो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो चलो, माइट भी ये कुछ सजेशंस किसी को समझ में आए, कोई कुछ लोग हो सकता है मोटिवेट हो पॉडकास्ट से, और ऐसा भी भगवान ने करे ऐसा कोई कभी किसी के साथ हो। नहीं, हमारी पूरी संवेदना है उनके परिवार के साथ में। हम श्रद्धांजलि भी देते हैं अतुल सुभाष जी को, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर वेलकम।